रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। आइए शुरुआत करते हैं जीवन बदलाव लाने वाली इस बेहतरीन किताब से। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार मेरे दो डैड थे, एक अमीर और एक गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे, वह पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में पूरा कर लिया था। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए। उन्होंने यह सब पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे किया। मेरे दूसरे डैड 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही डैड अपने करियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की। दोनों ने काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों की दौलत मिली। दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। क्योंकि मेरे पास सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या ना मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपना करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत करते थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का मोह सारी बुराइयों का जड़ है। दूसरे डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सही बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तब मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों डैडी एक सी बातें नहीं करते थे। उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचा करता था कि किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं बार बार खुद से इस तरह के सवाल पूछा करता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर मैं दूसरे डैडी की कही बातों के बारे में भी इस तरह के सवाल पूछता। काश मैं बोल सकता कि हाँ वे बिल्कुल सही थे, मैं उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, या यह कहकर मैं उनकी बात ठुकरा सकता कि बूढ़े को यह नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह से सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चल के मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक ही तरह से सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर में पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्यम वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणता पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफ़ी हद तक उन शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि वह धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक स्थिति और चिकित्सीय मदद की जरूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वह अपने परिवारों
या फिर सरकार पर निर्भर होंगे? क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास का सारा पैसा खत्म हो जाए? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा? अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाए, जिसमें से ज़्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे। चूँकि मेरे पास 2 प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। वहीं दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वह जोर देकर कहते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तब हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह कहने का मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लें। वह लगभग दीवानी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज हो जाता है क्योंकि मैं इसी कसरत करता हूँ। यह जितना तेज होता है, मैं इसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, यह कहना दिमाग के आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत थी कि वह अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते गए। इसे इस तरह से समझें कि एक व्यक्ति कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत करने से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत करने से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों को नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी सोचते थे कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को फ़ायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे कि टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते थे, वहीं दूसरी डैडी भोजन करते समय पैसे की बात करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था कि जहाँ पैसे का सवाल हो वहाँ सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा कम उठाओ। वहीं दूसरे का कहना था कि खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था कि घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था कि घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नज़र में सबसे बड़ा निवेश है तो आप पागल हैं। दोनों ही डैडी समय पर अपना बिल चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपना बिल चुकाता था, जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वह हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजना, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वह अपने 2 चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वह मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी से अजीब मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वह अक्सर कहते थे कि मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और इसके बदले मुझे यह लाभ मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वह सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। वह यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे। दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे
एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए बायोडाटा कैसे लिखा जाए, और दूसरे ने मुझे यह बताया कि कैसे मजबूत व्यवसाय और वित्त योजनाएं लिखी जाए जिससे मैं नौकरी दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके जीवन का उनके विचारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने आप को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा यह कहा करते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वह इस तरह की बातें करते थे कि अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े झटके के बाद जब वह दिवालियापन की कगार पर थे तब वह खुद को एक अमीर आदमी ही मानते थे। वह अपने समर्थन में यह कहते थे कि गरीब होने में और पैसा पास ना होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है, जबकि गरीबी स्थायी है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे कि पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को नापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके। फिर भी बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वह कम काम करते थे, बल्कि गरीब इसलिए थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की विचारधारा को अपनाऊं। मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढूं। वह चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, यह समझ लूं कि पैसा किस तरह से काम करता है और यह जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। वह इन शब्दों को बार बार दोहराया करते थे, पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला लेने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्री थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नजरिए को न सुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार मैंने फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हुई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया, जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई, और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था कि मैं वह सब समझ चुका हूँ जो वह मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हो और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्याएं हल नहीं हो सकती, क्योंकि यह तो लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वह यह कभी नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है। इसलिए वह पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी दिशा तब शुरू हुई जब मैं केवल 9 साल का था, और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे उन बहुत सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है और इसे इतना आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक नंबर 3, अपने काम से काम रखो। सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।